डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज हम लोग डीडी यूनिवर्सिटी गोरखपुर का जो बीई सेकंड सेमेस्टर एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं और इसका पेपर कोड है EDU 104। सेकंड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र का प्रथम प्रश्न पत्र है और एक क्वेश्चन पेपर है आपका पिछले वर्ष 2023 का, जिसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्या है साथियों, ये जो इसमें क्वेश्चंस आते हैं, जो सेमेस्टर वाइज जो एग्जाम है, इसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मोस्टली रिपीटेड होते हैं, लगभग 70%। इसलिए आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए ताकि आपका एग्जाम बेहतर है, बेहतर अंकों के साथ आप उत्तीर्ण हो सकें। देखिए, आप BA में जो मार्क्स हैं आसानी से उसको हाई कर सकते हैं। ठीक, बताइए, हम लोग इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। और भी जो आपके सोशियोलॉजी हुआ, हिंदी हुआ या ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये सब का क्वेश्चन पेपर हम लोग अपलोड कर रहे हैं और ऑलरेडी अपलोडेड भी है, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए, पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी रमसा RMS से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का आरंभ किया गया। कब किया गया? 2010, 9, 2000 में या 2006 में। तो रमसा यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो उसकी शुरुआत 2009 में की गई। ठीक, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC का गठन कब किया गया? 1953, 1955, 1957 या 1959? तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी UGC का गठन 28 दिसंबर 1953 को किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 10+2+3 शैक्षिक संरचना का सुझाव किस आयोग के द्वारा दिया गया? तो इस 10+2+3 यानी हाई स्कूल फिर इंटरमीडिएट प्लस 3 साल का ग्रेजुएशन, इस शैक्षिक संरचना का सुझाव दिया गया पर कोठारी आयोग के द्वारा, कोठारी कमीशन के द्वारा। ठीक, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 कि प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? यानी जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है, फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसको आप NEP बोलते हैं, उसकी स्थापना कब की गई? तो उसकी स्थापना 1968 में की गई। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत सरकार के द्वारा शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य दस्तावेज कब जारी किया गया? 1985, 1986 या 1987 या 1988? तो इसका राइट आंसर होगा 1986, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कि प्रबुद्ध एवं मानवीय समाज की ओर नामक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इन टूवर्ड्स ऑन एनलाइटमेंट एंड ह्यूमन सोसाइटी रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय, किसके द्वारा? तो आचार्य राममूर्ति आयोग द्वारा या आचार्य राममूर्ति कमीशन या कमिटी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि नवोदय विद्यालय खोलने का सुझाव किसने दिया या किसके द्वारा दिया गया? नई शिक्षा नीति 1986 या NEP 1968, NEP 2020 या राधाकृष्णन आयोग? तो नवोदय विद्यालय खोलने का सुझाव जो दिया गया था नई शिक्षा नीति यानी NEP 1986 के द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 कि भारत में सर्वप्रथम नवोदय विद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? तो सबसे पहले नवोदय विद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? नई दिल्ली, लखनऊ, अमरावती, महाराष्ट्र। तो सर्वप्रथम नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई अमरावती, महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए कि आधुनिक पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जन्मदाता हैं यानी फादर ऑफ मॉडर्न प्री प्राइमरी एजुकेशन। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन इसके जनक हैं प्री प्राइमरी एजुकेशन के? प्लेटो, रूसो, फ्रोबेल या जॉन डेवी? तो फ्रोबेल मॉडर्न प्री प्राइमरी एजुकेशन के जनक हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है किंडरगार्टन किस भाषा का शब्द है? KG जिसको आप किंडरगार्टन बोलते हैं, किस भाषा का शब्द है? लैटिन, जर्मन, अंग्रेजी या हिंदी का? तो ये जर्मन भाषा का शब्द है किंडरगार्टन। तो बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पूर्व प्राथमिक स्कूल क्या है? प्री प्राइमरी स्कूल इज क्रैश, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी स्कूल या उपरोक्त सभी? तो पूर्व प्राथमिक विद्यालय क्रैश भी है, किंडरगार्टन भी है और मॉन्टेसरी स्कूल भी है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम क्या है?
पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए या उच्च शिक्षा के लिए? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम जो है प्राथमिक शिक्षा के लिए है, ऑप्शन बी। 13 देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू किया गया कब? तो याद रखिएगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम जो है, जिसको आपको आम भाषा में RTE बोलते हैं, आया तो 2009 में, लेकिन लागू कब हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 से ये लागू कर दिया गया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राथमिक शिक्षा को संवैधानिक अधिकार निर्धारित किया गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 42। तो जो निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा है उस संवैधानिक अधिकार था, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये मौलिक अधिकार है, बतौर फंडामेंटल राइट है, लेकिन किस संविधान के अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल 21A में शामिल किया गया, इसको ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कि नई शिक्षा नीति 2020 द्वारा निर्धारित शैक्षिक संरचना क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 5, 3, 3+4, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन थे? तो नई शिक्षा नीति के जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपके के कस्तूरी रंगन, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। NEP जो 2020 आई, जिसमें आपका सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ है, उसके जो अध्यक्ष हुए कौन हुए? के कस्तूरी रंगन। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 17 देखिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत सकल नामांकन अनुपात 100% लाने का लक्ष्य रखा गया किस वर्ष तक? यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो सभी का एनरोलमेंट हो, लगभग 100% एनरोलमेंट, यानी सभी बच्चे स्कूल जाएं, इन सब का लक्ष्य किस वर्ष तक पूरा कर लेना है? तो यह आपका वर्ष 2030 तक, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्यारे दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि कोई नई वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको पता लग जाए। और साथ ही अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें आप, ठीक। तो 18 क्वेश्चन है कि वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? नैतिक चरित्र का निर्माण करना, धार्मिक आध्यात्मिक भावना का विकास, संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी ने वैदिक कालीन शिक्षा का सभी उद्देश्य शामिल थे इसमें जो दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि वैदिक काल में बालक की औपचारिक शिक्षा का आरंभ किस संस्कार के द्वारा होता था? विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, प्रवज्या संस्कार या समावर्तन संस्कार? तो उपनयन संस्कार के द्वारा वैदिक काल में बच्चे का औपचारिक शिक्षा का आरंभ होता था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर, उपनयन संस्कार, जिसको आप जनेऊ भी बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि पपज्जा का शाब्दिक अर्थ क्या है? बाहर जाना, पास ले आना, कोई नहीं या ए और बी दोनों? तो पपज्जा का शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना, टू गो आउट। 21 है कि वैदिक काल में पाठ्यक्रम कितने भाग में विभक्त था? पराविद्या, अपराविद्या, दोनों या कोई नहीं? तो वैदिक काल में जो पाठ्यक्रम था आपका, एक पराविद्या भी था और अपराविद्या भी था, तो इसका राइट आंसर सी होगा, ए और बी दोनों। 22 देखिए, बौद्धिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? हिंदी, पाली, संस्कृत या अंग्रेजी? तो बौद्ध काल में यानी बुद्ध के समय में शिक्षा का जो माध्यम था, जिस भाषा में शिक्षा ली जाती थी वो उसकी भाषा पाली थी, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, पाली। कि क्वेश्चन नंबर 23, बौद्ध काल में शिक्षा के प्रमुख संस्थान कौन थे? गुरुकुल, मठ या विहार, तब मदरसा, उपरोक्त सभी? तो बौद्ध काल में शिक्षा के जो प्रमुख संस्थान थे वो थे मठ और विहार, बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम काल में शिक्षा का आरंभ होता था किस माध्यम के द्वारा? उपनयन संस्कार के द्वारा, पपज्जा संस्कार के द्वारा, बिस्मिल्लाह खाने के द्वारा या उपरोक्त सभी? तो मुस्लिम काल में शिक्षा का आरंभ बिस्मिल्लाह खानी रस्म के द्वारा होता था, तो सी राइट आंसर होगा। 25 है कि मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था?
इस्लाम धर्म का प्रचार करना, इस्लामी संस्कृति का प्रसार करना, सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति करना। तो इसका डी राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम शिक्षा में बालक की शिक्षा का आरंभ किस उम्र में होता था? तो मुस्लिम शिक्षा में बालक की शिक्षा का जो आरंभ होता था 4-4-4, यानी जब वो 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का हो जाए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। मुस्लिम शिक्षा में बालक की शिक्षा का आरंभ किस उम्र में होता था? जब उसकी आयु 4 वर्ष की हो जाए, 4 माह और 4 दिन का हो जाए। क्वेश्चन नंबर 27 है कि मुस्लिम काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, पाली भाषा या अरबी फारसी भाषा। तो मुस्लिम काल में शिक्षा का जो माध्यम था, मुस्लिम काल में जिस भाषा में शिक्षा प्रदान की जाती थी वो थी अरबी और फारसी। तो डी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, निस्पंदन या छनाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यानी हु हैज गिवन द फिल्ट्रेशन थियरी? एडम, चार्ल्स वुड, लॉर्ड मकाले या थॉमसन? तो छनाई या निस्पंदन का सिद्धांत या फिल्ट्रेशन जो थियरी है वो लॉर्ड मकाले के द्वारा दिया गया। तो सी राइट आंसर होगा। 29 है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। यानी भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको बोला जाता है? हंटर आयोग, वुड्स का डिस्पैच या वुड्स का घोषणा पत्र, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग या कोठारी कमीशन? तो वुड्स डिस्पैच है, ये डिस्प्यूट नहीं है। तो वुड्स डिस्पैच को हम लोग भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा बोलते हैं। तो बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 30 कि भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया, किस में दिया गया या किस समिति में इसकी चर्चा की गई? वुड्स के घोषणा पत्र में, मुदालियर आयोग में, कोठारी आयोग में या नई शिक्षा नीति 1986 में? भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना का जो सर्वप्रथम सुझाव दिया गया था वो वुड्स के घोषणा पत्र में दिया गया। तो ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि आधुनिक भारत में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? यानी भारत में आधुनिक समय में, यानी आज़ादी के बाद सर्वप्रथम, आज़ादी से पहले आधुनिक भारत में जब अंग्रेज आए तो भारत में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? कलकत्ता, बम्बई, मद्रास या सभी? तो एक ही साथ कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो डी होगा उपरोक्त सभी। 32 है, हंटर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विलियम हंटर, मुदालियर, एल दौलत सिंह, कोठारी या चार्ल्स वुड? तो हंटर आयोग के जो अध्यक्ष हुए वो आपके कौन थे? सर विलियम हंटर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 33 की भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया या कब हुआ? 1982, 1984, 1835 या 1854 है, 1835 या 1902 है? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1882 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 34 कि लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा के किस स्तर पर सुधार को विशेष प्राथमिकता दी? पूर्व प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा? तो लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा के उच्च शिक्षा स्तर को सुधार की विशेष प्राथमिकता दी इसने, लॉर्ड कर्जन ने। तो डी राइट आंसर होगा उच्च शिक्षा। 35 है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सर्वप्रथम किस आयोग का गठन किया गया? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम इन सभी आयोगों में सबसे पहले राधाकृष्णन आयोग का गठन किया गया। ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 36, माध्यमिक शिक्षा में शैक्षिक परामर्श एवं निर्देश की सुविधा उपलब्ध कराने का सुझाव किस आयोग द्वारा दिया गया? तो राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग या ए और बी दोनों या कोई नहीं या ग्रुप में से सभी? तो इसका राइट आंसर होगा डी, राधाकृष्णन आयोग और मुदालियर आयोग इसमें से कोई शामिल नहीं है। ठीक, तो डी राइट आंसर होगा, ग्रुप में से कोई नहीं। 37 कि कोठारी आयोग का गठन कब किया गया? 1948-49, 1952-53, 64-66 या 86-87? तो कोठारी आयोग का गठन 1964 और 66 में किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों, अगर आप अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या ओल्ड क्वेश्चन पेपर या मॉडल पेपर के लिए अगर आपको ज़रूरत है तो आप चैनल पर लगातार विजिट करते रहिए। ठीक।
क्वेश्चन नंबर 38 है, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के अध्यक्ष कौन थे? चार्ल्स वुड, विलियम हंटर, डी.एस. कोठारी या लक्ष्मी स्वामी मुदालियर। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के अध्यक्ष लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, इसको मुदालियर आयोग कहते हैं थे। 39 है कि स्वतंत्र भारत में उच्च शिक्षा में सुधार हेतु सर्वप्रथम किस आयोग का गठन किया गया? यानी आज़ादी के बाद उच्च शिक्षा में सुधार के लिए किस कमीशन की नियुक्ति की गई? कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, राधा कृष्णन आयोग या नई शिक्षा नीति? तो राधा कृष्णन आयोग, इसका आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर लास्ट, EDU 104 का, मुदालियर आयोग 1952-53 का प्रमुख उद्देश्य क्या था? लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, नेतृत्व के लिए शिक्षा प्रदान करना, व्यवसायिक कौशल में वृद्धि करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, डी राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों, ये था आपका BA सेकेंड सेमेस्टर EDU 104 यानी BA सेकेंड सेमेस्टर एजुकेशन में शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन पेपर, ठीक, उसको मैंने सॉल्व किया। पिछले वर्ष 2023 का क्वेश्चन पेपर है। हम फिर इसके बाद इसका जो एक अगला प्रश्न पत्र है EDU 105 उसको सॉल्व करेंगे और 2022 का भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो आप इसलिए चैनल पर लगातार विजिट करते रहिए, बने रहिए, ताकि आपको विशेष और अधिक से अधिक लाभ मिल सके, ताकि आप परीक्षा में बेहतर अंक के साथ उत्तीर्ण हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।